नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य। आज हम सब लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो एक महत्वपूर्ण विषय है आईटीआई के छात्रों के लिए और जो भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जो 10 साल का हम पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आपकी ये बुक है, ये सभी प्रकार के छात्रों के लिए जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आदि व्यवसाय से आईटीआई कर रहे हैं। मैकेनिकल ग्रुप में क्या क्या है? फिटर है, आपका वेल्डर है, टर्नर है, मोटर मैकेनिक है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है। ये आदि प्रकार के जो ट्रेड चल रहे हैं ये आपके मैकेनिकल ग्रुप के हैं। और जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, ये जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के हैं। तो उन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये आपके कंपटीशन लेवल पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं तो उनके लिए तैयारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, तो ये जो हमारा पेपर है साल 2019 का है, ये हम पहला सेट लेके आ रहे हैं। इसी तरह आगे जो 10 साल का प्रीवियस का पेपर है वो कंटिन्यू हम लोग करेंगे। चलिए समझते हैं क्या क्या है सारी चीज़ें। चलिए देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि 1 मील बराबर क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है 1 मील बराबर, ये ऑप्शन आपको दिया है 1.821, 1.609, 1.912, 1.950 किलोमीटर। तो जो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 1 मील बराबर ये जो 1.609, इसको याद कर लीजिए किलोमीटर। देखिए, इसको एक याद करने का और थोड़ा सा हम तरीका बता दें कि 1 मील में क्या होता है, नियर अबाउट आप जान जाइए कि 1.5 किलोमीटर तक होता है। तो यदि आपके दिमाग में रहेगा कि ये 1.5 किलोमीटर तक है 1.5, तो इसी के समथिंग जो हमारा वैल्यू रहेगा वही राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा है। तो उसको याद आप कर लेंगे तो ये दिमाग में 1.5 किलोमीटर की बात रहेगी, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए उसको देखते हैं। यह है ब्रोंज की मिश्र धातु है। यानी ब्रोंज का जो हमारा मतलब है, ब्रोंज क्या होता है? कांसा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कांसा। कांसा किस चीज़ से मिलकर बना है? आपको हम बता दें कि हमारा जो एक पहला वाला वीडियो का उसमें जो है उसमें हमने ट्रिक बताया है। तो उसका कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बना है, यानी उसका ट्रिक जो है ये काटता। ये ट्रिक क्या है? काटता। तो काटता का मतलब एक कांसा हो गया। कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बना है? ये आपका ट से क्या हो गया? टिन, प्लस त से क्या हो गया? तांबा। यानी कांसा किस चीज़ से मिलकर बना है? टिन और तांबा से मिलकर बना है। तो कांसा जो है हमारा टिन और तांबा से मिलकर बना है। चलिए, तो जो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा यानी कि जो आपका नंबर डी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इनमें से क्या विद्युत का संचालन करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसमें से विद्युत का संचालन क्या करता है। नंबर ए ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, नंबर बी दिया है पोर्सिलीन, नंबर सी दिया है ग्लास, नंबर डी दिया है लकड़ी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ग्रेफाइट होगा, ये आंसर। यानी कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का संचालक है। अब बाकी जो पोर्सिलीन है, पोर्सिलीन आप लोग देखे होंगे जो खम्भे पर वायर खींचते हैं तो कुछ ऐसे बना रहता है, एक गोल सा शेप में बना रहता है। तो इसी पर वायर लपेट के एक खींचा जाता है। इसी के चारों लपेट के जो वहाँ पोल बना रहता है, यहाँ पे एंगल बना रहता है, उसमें देखेंगे तो पोर्सिलीन
एक तरह से चीनी मिट्टी का बना होता है। पुर्तलीन एक धातु है, इससे एक कुचालक होता है, इसीलिए वहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक ग्रेफाइट कुचालक है, ग्लास भी आपका कुचालक है, लकड़ी भी कुचालक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 16 से 3/5 का शुद्ध फ्रिक्शन इनमें से क्या होगा। तो देखिए समझिए, दिया है 16 से 3/5, इसका शुद्ध फ्रिक्शन पूछ रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करके पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 16×5 80 और 3a है, यानी कि 83/5 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा है, 83/5 राइट आंसर, यानी बी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है प्रति यूनिट आयतन पर बॉडी का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो देखिए प्रति यूनिट आयतन पर बॉडी का द्रव्यमान हमारा क्या होता है, ये होता है घनत्व। घनत्व का देखिए फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। इसमें ये चीज़ कर दिया है कि प्रति यूनिट आयतन, यानी ये वॉल्यूम जो हमारा है भी, इसको एकांक मान लिया है, तो एक इसको जब कर देंगे तो वही चीज़ देखिए परिभाषा के रूप में पूछ रहा है। प्रति यूनिट आयतन पर जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व। इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर दिया है, कह रहा है कि √21 से √21 का मान क्या होगा। देखिए पूछ रहा है √21 से √21 का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये √21 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका हम रूट कर देंगे। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 21। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर जो हमारा ए वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, कह रहा है कि √7.29 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका क्या पूछा है, √7.29 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है। चलिए आज आपको वर्गमूल निकालना भी बता दें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ऐसे बना लीजिए, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 7.29। देखिए वर्ग यदि दशमलव लगा रहता है तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके इधर का जोड़ा इधर बनाते हैं, और दशमलव का जो बाद की संख्या रहती है, यानी कि दशमलव को जो बाएं संख्या रहती है उसको इस साइड जोड़ा बनाते हैं, यानी कि इस साइड, और जो दशमलव के दाहिने साइड संख्या रहती है उसका इस साइड से जोड़ा बनाते हैं। तो यानी कि ये हमारा एक जोड़ा हो गया 29, और इधर 7 है तो अकेला हो जाएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर मर जाएगा, 2 से उसी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, तो 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देंगे और इसको वो कर लेंगे, उतार लेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 2 2 4 हो गया, ठीक ना। अब चलिए अब इसमें इसी संख्या से सोचते हैं कि इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर आ जाए। चलिए तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ने जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, बाकी और इसके आगे पीछे संख्या आप देख लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। तो 7 7 7 49, 9 हाथ में लगा 4, 7 4 28 4, ये हमारा तो राइट आंसर आ गया, क्या आ गया, सॉरी 2.7। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखिए आज क्वेश्चन पढ़िए, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो फार्मूला होता है हम आपको बता दें, त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है। वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा के समय,
वेग परिवर्तन की दर का मतलब वेग बटा के समय जो होता है वही त्वरण होता है। तो वेग का मात्रक क्या है? दूरी बटा के समय। वेग जो होता है वो दूरी बटा के समय होता है, बटा के समय होता है। तो ये दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और नीचे समय आ जाएगा तो ये समय का स्क्वायर हो जाएगा। यानी समय का मात्रक क्या होता है आप लोग जानते हैं, सेकेंड। तो ये मीटर बटा के सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है। इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी, 8वां का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां सवाल है वो देखिए वो दिया है। 9वां सवाल आपको दिया है E अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया है 4:5। तो देखिए इसका हम आपको एक ट्रिक बता दें, बहुत सिंपल है। जब कोई ऐसा अनुपात दिया रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा है, इसको क्या लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे A B C लिख लीजिए। तो जो A अनुपात B दिया है उसका रेशियो लिख लीजिए 2:3 दिया है। B अनुपात C दिया है, कितना दिया है? 4:5 दिया है। बहुत सिंपल है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आता है आंसर, बस उसी को लिख देते हैं। जैसे करिए 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 3 में 4 किया तो 12 आ गया, 4 में 2 का किया तो 8 आ गया। यही जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। बस इसको ट्रिक जानते रहिए कि जैसे कोई अनुपात दिया है, ए बी दिया है और बी सी दिया है, ये 2 के लिए है। और यदि यही सपोज है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी आ जाएगा, तो इसके लिए एक अलग ट्रिक फॉलो होगा। चलिए जो आगे क्वेश्चन आते रहेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ हमें समझने की बात है। तो जो ये दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, ऐसे करेंगे तो जो इसका राइट आंसर होगा 9 का वो सी होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन 3 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। 10वां जो क्वेश्चन हमारा है तो क्या है, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। जो 3 मीटर है 60 सेंटीमीटर भी दिया है। अब इसको हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। इस 3 मीटर को क्या करिए आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। यानी 300 जो सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत है, यानी 300 का x प्रतिशत बराबर 60। सिंपल है, इसको बस सॉल्व कर दीजिए। x प्रतिशत है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 300 गुणे x बटा के 100 बराबर 60। चलिए इधर इसको भेज दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 100 बटा के 300। तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए इसको काट दिया, इसको 0 से 0 इसको काट दिया, तो हमारा जो आंसर कितना आया 20 आया, यानी कि 20%। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किए गए कार्य की SI यूनिट क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, किए गए कार्य की SI यूनिट क्या होती है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कार्य का मात्रक जूल। जैसे इसमें जो ऑप्शन दिया है एक न्यूटन दिया है, तो न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, याद रखिए सब लोग। और जूल प्रति सेकेंड क्या है, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, ये आप याद रखे रहेंगे तो ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इनमें से पोटेंशियल ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। पोटेंशियल ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब कोई भी चीज़ को स्थितिज यानी
वो गति के रूप में न रहे, कहीं भी वो अस्थायी रूप में रहे, इसीलिए उसको स्थितिज ऊर्जा का नाम लिया गया है। जैसे इसमें देखिए आपको दिया है बहती हुई हवा, बी आपको दिया है घूर्णन चक्र, सी दिया है बहता हुआ पानी, नंबर डी आपको दिया है ओवर हेड टैंक में पानी। यानी ओवर हेड टैंक में जो पानी है वो क्या है, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्टोर किया गया है, तो यही हमारा स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें प्रेशर है, जब इसको हाइट पर ले जाते हैं तो इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तभी नहीं आप टोटी से काफ़ी तेज़ी से देखेंगे तो प्रेशर से निकलता है, चाहे इसके माध्यम से हम लोग किसी भी टरबाइन को आदि चला सकते हैं। इसीलिए जहाँ पावर प्लांट होते हैं वहाँ स्टोर करके बिजली रखी जाती है। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बाकी ये जो बहती हुई हवा, घूर्णन चक्र, बहता हुआ पानी, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का ओवरहेड टैंक में पानी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 14a + 3a + 25b + 2b + b का योगफल क्या होगा। बहुत सिंपल है, 14a + 3a + 25b + 2b + b का योगफल क्या है। तो देखिए ऐसे सवालों में आप लोग पढ़े होंगे बीजगणित में कि एक सजातीय पद होते हैं, एक विजातीय पद। यानी जो सजातीय पद होते हैं वो अपने अपने के साथ जुड़ेंगे। जैसे ए वाला है, ए है तो इस अपने साथ जुड़ेगा। अब बी वाले सब क्या करेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे। तो इसको बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 14 और 3a कितना हो जाएगा, 17a, और 25 और 2 27 और 1 28 भी हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो राइट आंसर क्या है वो ये वाला आंसर है, राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 9x⁵ y3 भागे x² y²। तो इसका मान बताना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख दीजिए x² y²। तो क्या होगा, ये 2 पावर है तो इसके 2 पावर कटेगा, तो यहाँ पे x³ बचेगा। ये भी 2 पावर है तो इसका 2 पावर कटेगा, 1 y बचेगा। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 9x³ चलिए तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। बी वाला आंसर हमारा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11x + 3y = 15। फिर दे रहा है 8x + 3y = 38। तो देखिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इसी को सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। चलिए इसको बता दें कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। इसको क्या करिए, आप लोग घटा दीजिए। तो ये घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए इसके आगे प्लस छुपा रहता है तो ये माइनस हो जाएगा। 3y से 3y क्या हो गया, कट गया। 11 में से 8 गया, 3x हो गया। बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, जैसे बड़ा 11 है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। नहीं कुछ लिखा है तो प्लस छुपा होता है, जानते रहिए इस बात को। 50 में से 38 गया है, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12। तो 3x = 12, तो x = 12/3 यानी कि 4 आंसर आ गया। अब इस 4 को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखिए तो क्या हो जाए, 11 × 4 + 3y = 15। तो 11 × 4 = 44 + 3y = 50। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 44 यानी 6 आ जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 6/3 यानी = 2। तो जो हमारा देखिए कौन कौन सा आंसर है,
इसमें जो आपका आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। तो 4, 2 यानी x, 2, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो ये रॉन्ग मान लीजिए। जो ऑप्शन यदि होगा तो वो बी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्यों बी वाला होगा, क्योंकि ये भी माइनस माइनस सब दिया है, तो माइनस में कोई आंसर आया नहीं है, ये सब प्लस में आए हैं, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 4, 2 होना चाहिए। रॉन्ग दे दिया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं 60 सेंटीमीटर लंबी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक त्रिभुज हमें दिया है जिसकी क्या है, सभी भुजाएं 60 सेंटीमीटर, यानी ए बी 60, ए बी 60, ए बी 60 हो तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। यानी कि हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लोग फार्मूला जानते रहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देगा या 60 की जगह कोई और वैल्यू दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो बस यहाँ पर रख दीजिए, इसका हमें मान मालूम है √3/4। ए का मान क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व होगा, √3/4 60 गुणते 60 इसको कर दीजिए, तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा। अब इसका सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 छक्का 90 गुणते √3। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर दिया है ये मल्टीप्लाई करके दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 का मान कितना होता है, 90 गुणते 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 90 नहीं होगा, 900 होगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, 15 छक्का 90 था, एक जीरो भूल गया था, तो ये 900 गुणते 1.732 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो होगा 1.558 सॉरी 1558.8 आंसर आएगा mm स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में नहीं था, mm में था, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिख दिया था जो कि गलत है, mm हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक ठोस सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 69.3 सेंटीमीटर घन है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसको पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ वैल्यू दिया है उसको आप लोग पहले देखिए। तो हमारा जो वैल्यू क्या क्या दिया है, आधार का जो एक सिलेंडर है, एक हमारा ये सिलेंडर है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन भी दिया है, आयतन कितना दिया है, 69.3 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आधार का क्षेत्रफल आयतन पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगी, यानी ये चीज़ इसका। तो हम लोग जानते हैं कोई भी देखिए आकृति हो, यदि उसका आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। किसी भी प्रकार की आकृति हो, इस फार्मूले से आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखिए फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। तो बहुत सिंपल है, आयतन हमें कितना दिया है, 69.3 दिया है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 13.85 दिया है, ऊंचाई को h मान लिया,
तब क्या करेंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू 69.3 बटा के 13.85। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिससे भाग देना उसका दशमलव हटाएंगे, तो ये 6930 हो जाएगा और 1385 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो सी होगा। भाग देके आप चेक कर लीजिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, अब 18 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा। चलिए देखिए, टेम्परेचर को हम लोग किस किस रूप में नाप सकते हैं, इसका फार्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं आपको। एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, क्या है, C/5 बराबर F-32 बटा के 9 बराबर R बटा के 4 बराबर K-273 बटा के 5। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सभी छात्र याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले पे सारे सवाल आपके लग जाएंगे। वो सेंटीग्रेड में पूछे, फ़ारेनहाइट में पूछे, रैंकाइन में पूछे, केल्विन में पूछे, किसी भी टाइप्स का पूछेगा तो आप लोग लगा सकते हैं। चाहे कभी कभी किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है फार्मूला, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। C/100 बराबर F-32 बटा के 180 बराबर R बटा के 80 बराबर K-273 बटा के 100। तो ये ऐसे रहता है, तो इसको इस टाइप में भी दिया रहता है, तो उसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है हम बताते हैं। फार्मूला तो देख ही लिए, तो C/5 बराबर F-32 बटा के 9। तो यहाँ पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो C/5 बराबर F की जगह पे 104 लिख देंगे, -32 बटा के 9। इसको सॉल्व कर दीजिए। C/5 बराबर 104 में से 32 घटाएंगे 2, 10 में से 3 गया 7 बटा के 9, तो 9 8 72, यानी कि C बराबर 8 × 5 यानी 8 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो राइट आंसर क्या होगा, वो बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19। ऊष्मा के संपर्क में लाए जाने और तरल और ठोस विस्तारित होते हैं, यह सिद्धांत जो है ये थर्मोकपल तत्व होता है। थर्मोकपल तत्व ये ऐसा तत्व है जो ऊष्मा के संपर्क में लाए जाने पर तरल और ठोस विस्तारित होते हैं, तो उसको हम लोग थर्मोकपल तत्व कहते हैं। जो पायरोमीटर, विकिरण पायरोमीटर, थर्मोमीटर है, ये सब टेम्परेचर नापने का यंत्र है। जो थर्मामीटर से आपको यदि बुखार होता है, सिंपल सी चीज़ सोचिए, तो किससे डॉक्टर नापता है आपका बुखार, थर्मामीटर से नापता है। और ये विकिरण पायरोमीटर और पायरोमीटर होते हैं, ये भट्टियों में इस्तेमाल होते हैं, ये अधिक टेम्परेचर नापने के लिए। जहाँ पर टेम्परेचर 3000, 4000, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हम लोग किससे नापेंगे, इसे पायरोमीटर से, चाहे विकिरण पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 देखते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसको याद कर लीजिए, कितना होती है विशिष्ट ऊष्मा, 1 होती है। जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन हमारा ये दिया है, क्या रहा है, cos थीटा बराबर 1/3 पाई, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ये जो वैल्यू ये दिया है cos थीटा बराबर 1/3 पाई, तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। ये जो है ये गलत आंसर है, थोड़ा सा इसमें जो ऑप्शन दिया है ये कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको गलत मान लेते हैं। ये परीक्षा में गलत पूछ लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
1000 किलोग्राम के भार को एक सामान्य मशीन द्वारा उठाया जाता है जिसका वेग अनुपात 5 है। यदि लगाया गया प्रयत्न 250 किलोग्राम है तो मशीन लाभ तथा क्षमता ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आपको हम कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं। जैसे देखिए फार्मूला क्या क्या, आपको पहले सवाल में क्या क्या दिया है। 1000 किलोग्राम के भार को एक सामान्य मशीन द्वारा उठाया जाता है जिसका वेग अनुपात 5 है। लगाया गया प्रयास 250 किलोग्राम। मशीन लाभ तथा क्षमता ज्ञात करना। तो पहले तो चीज़ समझ लीजिए कि वेग अनुपात क्या होता है। नंबर 1 जो फर्स्ट चीज़ है वेगानुपात। वेगानुपात हम लोग किसे कहते हैं? वेगानुपात जो है प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे समझिए कि कोई भी ये हमारा आलम्ब है, यहाँ पे प्रयास लग रहा है, यहाँ पे वेट रखा गया। तो क्या होगा, जब भी ये कोई वर्क होगा मैकेनिकल वर्क, तो ये जितना दूरी इधर तय करेगा और ये भी डब्ल्यू जितना ऊपर नीचे तय करेगी, तो उसी को हम लोग वेगानुपात कहते हैं। ये काफ़ी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है वेगानुपात। इसको जान जाइए कि प्रयास क्या है, यानी जो हम लोग बल लगा रहे हैं और जो बल लगा के जो वर्क हो रहा है, जो लोड उठा रहे हैं, तो ये मशीन पे सिद्धांत पे काम करता है। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा के भार द्वारा तय की गई दूरी। चलिए यांत्रिक लाभ क्या होता है, इसमें देखिए मशीन लाभ या यांत्रिक लाभ उसको हम लोग कहते हैं। यांत्रिक लाभ क्या होता है उसका फार्मूला देखते हैं। यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है भार बटा के प्रयास। और एक चीज पूछा है क्षमता या दक्षता, इसी को आप लिख करके मैं यहाँ पर मशीन लाभ भी लिख लीजिएगा। क्षमता या दक्षता, इसका फार्मूला क्या है, इसको आपको बता दें कि इसका जो फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ बटा के वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ बटा के वेग अनुपात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब सवाल इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या हमें दिया है, ये प्रयास आपको दे दिया है, पी का मान यानी दे दिया है 1000 किलोग्राम। पहले सवाल में देखिए क्या क्या वैल्यू दिया गया है। वेग अनुपात दिया है यानी वेलोसिटी रेशियो दे दिया है 5, सॉरी पी नहीं है, ये लोड का मान दिया है। पी का मान प्रयास दिया है 250 किलोग्राम। तो बहुत सिंपल है, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। पहले तो आप निकाल दीजिए यांत्रिक लाभ। सबसे पहले यांत्रिक लाभ निकालें। यांत्रिक लाभ का फार्मूला देख ही रहे हैं, भार बटा प्रयास। भार हमारा कितना है 1000 किलोग्राम, प्रयास कितना है 250 किलोग्राम है। तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, 25 चौका 100, यानी यांत्रिक लाभ कितना आ गया 4 आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो दिया ही है, तो वेगानुपात यहाँ लिख लीजिए कि वेगानुपात 5 है। अब हमें क्या चाहिए, क्षमता या दक्षता चाहिए। क्षमता का फार्मूला क्या है कि यांत्रिक लाभ बटा के वेगानुपात। यांत्रिक लाभ 4 है, वेगानुपात 5 है। परसेंटेज दक्षता क्या होती है, परसेंटेज दक्षता जो होती है, यही दक्षता को हम लोग प्रतिशत में जब करते हैं तो इसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
4/5 गुणते 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज दक्षता निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 20, तो 20 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 80% इसकी दक्षता आ जाएगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए जो इसका राइट आंसर है 4 और 80%, यानी क्षमता पूछा है 4 और 80%। तो जो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है 23 कह रहा है कि भार और प्रयत्न के लाभ को क्या कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है, अभी अभी हम बताए हैं कि उसको हम लोग यांत्रिक लाभ या मशीन लाभ कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, यांत्रिक लाभ या मशीन लाभ। क्या होता है, भार बटा के प्रयास या प्रयत्न। बस इसको याद रख लेंगे तो जो राइट आंसर क्या होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है। जो प्रतिरोध है उसकी यूनिट क्या है। जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम याद रख लीजिए। एम्पियर जो दिया है इसमें धारा का मात्रक है, वोल्ट दिया है विभव का मात्रक, कूलाम दिया है आवेश का मात्रक है। तो इसको भी जानते रहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर, वो क्या कह रहा है फ्यूज सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो फ्यूज सर्किट की फ्यूज जो है, फ्यूज किससे मिलकर आपको बना होता है, आपको हम बताए होंगे कि लेड और टिन को मिलाकर फ्यूज बनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, लेड और टिन एक तरह से मिश्रण रहता है फ्यूज में। और एक किस काम में आता है, जब आपका लोड कभी अधिक होगा, ओवरलोड होने पर फ्यूज क्या हो जाता है, वहाँ पर पिघल जाता है, यानी अति भार। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए। और 2 बार एक दिया है, सामान्य बार दिया है, रेटिंग बार दिया है, तो ये सब आंसर नहीं होंगे। तो इसका क्या है, जब अधिक लोड आपका क्या होगा, जब अधिक होगा ग्रेटर दैन होगा तो फ्यूज आपका वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, जो आपके उपकरण हैं वो बच जाएंगे। चलिए सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए और अच्छे तरीके से समझिए। यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर वो संपर्क कर सकता है। जो हमारा मोबाइल नंबर है 95 98 87 0261। इस पर आप किसी भी टाइम कभी भी कांटेक्ट करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी आपके मन में संशय होगा उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।